हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लर्न एंजॉय। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। तो वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि काफ़ी कुछ समझना है। तो पार्ट 3 में पोर्शन का हमने काफ़ी सब कुछ कवर कर लिया है। ये सब हम कुछ कवर कर चुके हैं। ये क्लोरोफिल कोशिकाएं तो हमने फर्स्ट में कवर कर ली, सेकंड में हम बहुत कम कवर कर पाए हैं। तो फिर भी अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। बट हमें मृतजीवी और मृतजीवी पोषण और मृतजीवी को देखना है। और बस थोड़ा बहुत ही देखना है, तो नहीं बड़ी तो नहीं बनेगी। पर सॉरी, उस टाइम बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, इस वजह से वीडियो फुल स्टॉप हो गई और मुझे ये आपको बताने का टाइम भी नहीं मिल पाया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि किस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। तो अब है कि यहाँ पे जो ये सब इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। वो जो जीव होते हैं और वो किसी मृत या कोई ऐसी चीज़ से मतलब भोजन प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व लेते हैं जो विघटित होती है या मरी हुई होती है या फिर सड़ने वाली चीज़ होती है, जो चीज़ मतलब जैसे वो फंगिस हो गए, ये सब ऐसी चीज़ों से लेते हैं, तो वो मृतजीवी कहलाते हैं। जो मृतजीवी पोषण प्रणाली है और उसका उपयोग करते हैं जो जीव, वो मृतजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी। और ये इनका मतलब वो सेप्ट्रोट्रॉपिक ठीक है, मतलब सेप्ट्रोट्रॉपिक्स और सैट्रोट्रॉपिक्स। तो कवक फंजाइज आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये जो फंजाइज होते हैं, अचार में हो सकते हैं, चमड़े, कपड़े, इन सब पे हो सकते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम होती हैं, जो नम स्थान होती हैं, वहाँ पे भी उग सकते हैं। कवों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है, प्रधान परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है वो काफ़ी नमी वाला मौसम होता है, तो नमी होती है। और अगर उस टाइम हम कुछ भी खा के रखते हैं तो वहाँ पे ये उगाते हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवों को वृद्धियों से नष्ट हो जाती हैं और अनुपयोगी। इसलिए बारिश के मौसम में काफ़ी सारी चीज़ें अनुपयोगी हो जाती हैं और इन सब को खाने से नुकसान भी होता है। इनके नुकसान की चर्चा करने पहेली है। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। यह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। तो वही प्रकट हुई क्योंकि वो नमी वाला है, तो नमी देती है वर्षा, इसी वजह से प्रकट हुई। अब सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक होते हैं वो उसके बीज होते हैं वो वायु में होते हैं सामान्यतः। जब वो किसी ऐसे जैव पदार्थ से या फिर उत्पाद पे बैठते हैं, किसी ऐसे जैव पदार्थ पे बैठते हैं या उत्पाद पे बैठते हैं जो नम हो, उष्ण हो, तो अंकुरित हो जाते हैं और होकर कवक को जन्म दे देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? मतलब अब हमने जान लिया कि कवक कैसे होता है और किस तरह से वो बढ़ता है। तो अब हम बता सकते हैं कि कवक किस तरह से नहीं बढ़े, जो क्योंकि उसके बीज तो हवा में होते हैं। तो हमें अगर एप्पल हमें खा रहे हैं एक एप्पल को, तो उसे हमें खा के पूरा खाना चाहिए या फिर तो उसे फ्रीज में रख देना चाहिए। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उन्हें हम नमी जगह से हटा दें, मतलब बहुत ध्यान रखें। तो अब बूझों की भी बात है। यहाँ बूझों को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि कवक रोग का कारक भी होता है। जो कवक है वो रोग का भी कारक होता है, मतलब तो ये कोई रोग का तो नहीं है। अब पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। जो यीस्ट होते हैं ना, और भी बहुत सारे कवक होते हैं वो उपयोगी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उद्योग औषधि के रूप में भी होता है। बहुत से ऐसे कवक होते हैं ना जिन्हें हम औषधि बना के
औषधि बना के यूज़ करते हैं। और बहुत से ऐसे कवक होते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। अब जैसे दूध दही का देख लीजिए, उसमें जो कवक होते हैं, उसमें जो फंजाइज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारा अच्छे लिए करते हैं, वो हमें दूध को दही में बदल देते हैं, कर्ड बना देते हैं मिल्क को, है ना। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध, ये सहजीवी संबंध है, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व खाना पानी सब बांटते हैं, वो सजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, कुछ कवक को ले लीजिए जो वृक्षों की जड़ में रहते हैं, और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। जो ट्री है वो कवक को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, और जो बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। किस वृक्ष के लिए संबंध का मतलब इन सब का संबंध का विशेष महत्व है। सॉरी, देखिए क्या हुआ, जो वृक्ष है उसने कवक को पोषण प्रदान किया और बदले में उन्हें क्या मिला, जल मिला और पोषकों को अवशोषण में सहायता मिली। अब लाइकेन, जो लाइकेन है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में भी दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होते हैं तथा दूसरा कवक। अब देखिए, हमने शैवाल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले क्या, नेक्स्ट वीडियो में हमने शैवाल पढ़ा था। तो शैवाल और जो कवक है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने के स्थान देता है, वो रहने में मदद करता है, आवास प्रदान करता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, और बदले में जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। जो खाद्य होता है वो कवक को देता है। अब हम देखते हैं मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक को डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? मतलब जो खाद होती है उसे मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो जो होती है पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अभी देखते हैं किस लिए मिलाते हैं पूरा उसमें डिटेल में। तो आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषण तत्व अवशोषित करते हैं अतः मृदा से इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। पादप हैं वो खनिज पोषण तत्व ये सब अवशोषित करते हैं। तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें इसकी मात्रा बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से कम होती है। तो जो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये सब मतलब होते हैं, जैसे पोषक, ये सब जैसे पोषक होते हैं, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब इन सब का ना उपयोग करने से जो मृदा है उसमें इनकी मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध जो ज़मीन है उसे इन सबसे भरपूर करने के लिए उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। खाद मिलाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि पोषक तत्व मृदा से कम होने लगते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, अगर हमें पता हो कि जो पादप है उन्हें पोषण की आवश्यकता क्या है, क्या नहीं की क्या आवश्यकता है, तो हम न केवल पौधों को उगा सकेंगे बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फसल कटाई बाद में मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो फसल कटाई होती है तो बाद में नाइट्रोजन की वहाँ पे कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जो हवा है उसमें नाइट्रोजन उपलब्ध होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हम जानते हैं, पर पादप जो हैं उसका सीधा सीधा नहीं ले सकते। उन्हें पहले उसको सिंपल सब्सटेंस पे कन्वर्ट करना पड़ता है।
तो उसे सिंपल तरीके से लेने में तो वो असमर्थ हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वैसे तो वो नहीं कर सकते ना। तो पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, वो सिर्फ विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। तो कुछ जीवाणु जो राइजोबियम, अब हम राइजोबियम को देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो ये राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को, ये एक ऐसा पदार्थ है जो नाइट्रोजन को विलय पदार्थ में परिवर्तित करने में समर्थ है, मतलब जल्दी से कर देता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, पर इसकी भी एक प्रॉब्लम है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, मतलब ये ना इन सब की जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों में प्राप्त होती हैं, जो दालें हैं वो फलीदार पौधों में ही प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, मतलब राइजोबियम है वो उन्हें नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है उसे वो पूर्ति कर देता है, और फिर जो पौधे हैं वो उल्टा राइजोबियम को आवास मतलब घर देते हैं रहने के लिए और खाद देते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होते हैं, इस संबंध को किसान के लिए विशेष महत्व है, मतलब अलग ही महत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना तो चल ही नहीं पाएगा पौधों का, और राइजोबियम का भी है ना। तो दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। तो खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप सपोषी होते हैं, ज़्यादातर पादप जो होते हैं पौधे बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें एक ही दो तीन ही ऐसे हमने देखे जो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, नहीं तो सभी ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, है ना। तो अब जो सपोषी होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स में बहुत ज़्यादा आते हैं पौधे वगैरह, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली में जाते हैं। तो जैसे कि परिजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे अशिंक विषमपोषी हैं? कह भी सकते हैं। तो हमने ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, इन्हें पढ़ना में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने सब पढ़ लिया है। सपोषी, क्लोरोफिल एंड विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, पादप, पोषक, परिजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। सपोषी देख लिया हमने। सपोषी क्या है? सपोषी ऑटोट्रॉपिक्स हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक्स कौन? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट। विषमपोषी जो दूसरों पे प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। कीटभक्षी, इंसेक्टिवायरस, पोषक, ये सब हमने देख लिया। तो हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।